हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था एंजाइम्स के कुछ नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स के बारे में, तो उसी कड़ी में ये नेक्स्ट पार्ट है आपका एमएससी का थर्ड सेमेस्टर का, जो आपको केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का बता रहा था। तो नेक्स्ट पार्ट है उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो आज हम धीरे से एकदम शुरुआत से देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे, हम शुरुआत से देखते हैं। एक है आपका एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन आपको एकदम वर्ड से समझ आ रहा होगा। एंजाइम कंसंट्रेशन यानी कि आपका कुछ तो है जो एंजाइम की एक्टिविटी एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। जैसे कि एक एक्सिस में आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, एंजाइम कंसंट्रेशन है, और दूसरे एक्सिस में आपका रेट है, यानी कि सॉरी, ये वाई एक्सिस में आपका क्या है, रेट है। तो इस तरीके से हम जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बारे में जब देखते हैं, तो जितना धीरे धीरे देखिए यहाँ पे आपका एंजाइम, जब एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी, हाँ, एंजाइम का कंसंट्रेशन आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे जैसे आपका एंजाइम जो है उस सबसेट में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो जैसे जैसे एंजाइम बढ़ रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे आपको ये समझ आया कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड एंजाइम गिव्स मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम के साथ जब भी सबस्ट्रेट जुड़ता है, ई प्लस एस जिसको बोलते हैं, हम एंजाइम को ई से डिनोट करते हैं और सबस्ट्रेट को एस से, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं ई एस। तो भाई हम जितना ज्यादा एंजाइम डालेंगे, जितना ज्यादा कैटालिसिस डाल रहे हैं, तो वो रिएक्शन को जितना उतना स्पीड बढ़ा रहा है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि एंजाइम कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं तो आपका एक्टिविटी बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, पर यूनिट टाइम में आपका प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका दूसरा जो फैक्टर्स है वो है आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब तो हमको ये पता चला कि एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाने से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बढ़ रहा है। लेकिन सब क्या हमको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ये देखते हैं। तो चलिए, जैसे आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है आपको ग्राफ में कि एक एक्सिस में क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और दूसरे एक्सिस में आपका रेट है। तो देखिए एंजाइम की तरह ही इसका जो लाइन है, एंजाइम की जब एंजाइम हम कंसंट्रेशन बढ़ाए तो आपको यहाँ पे एकदम सीधी लाइन दिख रही होगी, सीधी लाइन। लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के केस में आपको ये लाइन जो है कैसे दिख रहा है, ऐसे सिग्मोइडल, यानी कि ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर पे कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हुआ, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब शुरुआत में हमने एंजाइम डाला और सबस्ट्रेट डाला, तो वो धीरे धीरे रिएक्शन क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा केस आया, ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका जो एक्टिविटी है, जो रेट है, एकदम स्लो हो गया। स्लो यानी कि कांस्टेंट हो गया। क्यों भाई, आप किसी रिएक्शन में एंजाइम डाले, सबस्ट्रेट डाले, दोनों क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन एक ऐसा केस आया जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हाई हो गया, यानी कि एंजाइम के कंपेयर में आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो वी मैक्स लिखा है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे एक आने के बाद जो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट जब रीच हो जाएगा, तो आपका जो एक्टिविटी है एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे एंजाइम में देखो, एंजाइम डाल रहे थे, बन रहा था, आगे बढ़ रहा था, सीधा जा रहा था। लेकिन सबस्ट्रेट जब ज्यादा हो जाएगा, एंजाइम कम हो जाएगा। तो उस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हो जाएगा, और आपका जो ग्राफ है वो एकदम सीधा रेखा यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि भाई टेम्परेचर आपको बताएगा कि कौन से टेम्परेचर में रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी में। तो यहाँ पे भी आपको दो एक्सिस दिख रहा है, एक टेम्परेचर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, और दूसरा आपका रेट। तो देखिए ग्राफ आपका यहां से शुरू हुआ, ग्राफ आपका यहां से, अरे यार, धीरे धीरे जाके यहाँ पे आपको क्या एक पॉइंट ऐसा है जहां पे रीच हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपको एक टर्म दिख रहा होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर।
ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री से 40 डिग्री, 25 डिग्री से 40 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे एंजाइम इतने अच्छे से काम कर बहुत अच्छे से काम करता है, तो वो कहलाता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब उस टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। अब हम अगर उस टेम्परेचर के अबव जाते हैं या बेलो जाते हैं, हो सकता है हम उस टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो जो सबस्ट्रेट है या एंजाइम है वो डीनेचुरेशन हो जाएगा, यानी कि अपने एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देगा, खो देगा, या उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो या तो उसके नीचे जाएंगे, उस टेम्परेचर के नीचे, या तो उसके ऊपर जाएंगे, अबो या बेलो, द रिएक्शन रेट विल बी लोअर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वी हैव एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 से 40 डिग्री के बीच में, तो वो आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिजल्ट इन डीनेचुरेशन। देखो यहाँ पे एक नया शब्द आएगा, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? एंजाइम अपने नेचर को खो के दूसरे नेचर में चेंज हो जाएगा, तो भाई उस रिएक्शन में एंजाइम काम ही नहीं करेगा क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। सो आपको जब अफेक्टिंग लिखने को आएगा, अफेक्टिंग पूछने को आएगा, तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है। देखिए ये आपका एक पॉइंट है जहां पे आपका 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच आपका जो एंजाइम है वर्क कर रहा है, वो कहलाता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच, अब देखते हैं, जैसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई एंजाइम काम करता है, तो बच्चों उसी तरीके से एक पर्टिकुलर पीएच होता है। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका हम एसिड या बेसिसिटी नापने के लिए करते हैं, पीएच की जो भी यूज है। तो आपको यहाँ पे पीएच भी बहुत मायने रखता है। भाई कोई ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक पीएच में काम कर रहा है, कोई ऐसा एंजाइम है जो बेसिक पीएच में काम कर रहा है, यानी कि पीएच ज्यादा है, 7 से ज्यादा है। तो उसी तरीके से आपका जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है, अब जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर था पर्टिकुलर 25 टू 40 डिग्री वाज द फिक्स फॉर एनी एंजाइम, सो पीएच वैल्यू इज आल्सो फिक्स। पीएच से अगर हमने ज्यादा गया तो वो इंक्रीजिंग पीएच, धीरे धीरे आपने पीएच बढ़ाया और आपका क्या हुआ? आपका जो रिएक्शन है आगे बढ़ा। लेकिन पीएच का अगर आपने ज्यादा बढ़ा दिया तो धीरे से क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा ऐसे कौन कौन से एंजाइम है जिसका पर्टिकुलर पीएच फिक्स्ड है। तो अगर आपको इफेक्ट ऑफ पीएच लिखने को आता है तो आप ये लिखिएगा कि जब हम धीरे धीरे से पीएच इंक्रीज करते हैं, देखिए इस एक्सिस में आपका इंक्रीजिंग पीएच है और इस एक्सिस में आपका इंक्रीजिंग रेट है, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। तो पीएच हमने धीरे से बढ़ाया तो आपका रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हुआ? बढ़ा। लेकिन जैसे ही पीएच आपने फिर से ज्यादा बढ़ाया, आपका रिएक्शन एक्टिविटी जो है डिक्रीज होने लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ये कुछ ऑप्टिमम पीएच रेंजेस दिख रहा है आपको एंजाइम का। जैसे कि पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है, वो आपका कहाँ पाया जाता है? स्टमक में, पेट में पाया जाता है। इसका ऑप्टिमम पीएच है 1.5 टू 2.0। जैसे कि बॉडी हमारे पेट में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है, वहां पे पेप्सिन एंजाइम जब काम करता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड में काम करता है। इसकी पीएच वैल्यू है 1.5। भाई अगर इसकी पीएच बढ़ा दी जाएगी तो इसका रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्टिमम पीएच मैं जो आपको बताया कि कोई पीएच किसी पर्टिकुलर एंजाइम में काम कर रहा है तो उसकी ऑप्टिमम पीएच है। वैसे लैक्टेज एक एंजाइम है, ये कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये काम किस में करता है? यानी कि सब्सट्रेट क्या है? लैक्टोज है, और इसका पीएच देखिए 6 हो गया, पीएच इंक्रीज हो रहा है। तो सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी अलग अलग एंजाइम में होता है, तो आपको यही जानना है। जैसे कि अमाइलेज एंजाइम पेंक्रियाज में पाया जाता है, और ये अमाइलोज सब्सट्रेट में जब काम करता है तो इसकी पीएच देखिए चेंजेस हो रहा है। भाई अलग अलग एंजाइम है तो अलग अलग पीएच में अलग अलग एक्टिविटी शो करेंगे। वैसे ट्रिप्सिन एंजाइम, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड में काम करता है, यहाँ पे लिखा है। ये स्लाइड बहुत अच्छा है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका इसमें नोट्स बनाने के काम आएंगे। फिर देखिए इसका पीएच देखिए 7.7। तो जैसे कि टेम्परेचर आपका फिक्स था 25 से 40, इसमें आपको पीएच फिक्स नहीं रहेगा भाई, क्योंकि अलग अलग जगह है बॉडी का पीएच में, बॉडी में पेट का स्टमक का पीएच अलग है, कहीं का और पीएच अलग है, तो ये ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज है। फिर लाइपेज एंजाइम है, नेक्स्ट आपका लाइपेज एंजाइम है। तो लाइपेज एंजाइम देखिए क्या कहाँ पे काम करता है, ये देखते हैं। पेंक्रियाज में होता है, और ये लिपिड ईस्टर बॉन्ड मैं आपको बताया था, लाइपेज में लिपिड में जब लिपिड पाया जाता है वहां पे ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, तो उसका वहां पे जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है वो 8 pH में काम करता है। और वैसे आर्जिनेज लीवर में आपका फंक्शन करता है, तो इसका pH है 9.7। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? फैक्टर्स अफेक्टिंग
एंजाइम एक्टिविटी। जो हमने कितने टाइप्स के फैक्टर देखे? 4 टाइप्स के फैक्टर देखे हैं। एक एंजाइम कंसंट्रेशन, दूसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तीसरा देखे टेम्परेचर, और चौथा आपका पीएच एक्टिविटी यानी कि पीएच का इफेक्ट। तो अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सा मोड ऑफ एक्शन से काम करता है एंजाइम, जैसे कि लॉक एंड की मॉडल आपके एग्जाम्पल सिलेबस में है, इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस है, और इनिबिशन यानी कि इनिबिटर का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।